की तरफ से मैं संतोष कुमार मिश्रा, आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। मैं आज आया हूं एकमा विधानसभा क्षेत्र के द प्लूरल्स पार्टी के कैंडिडेट मनीष मनोरंजन जी के पास। चलिए आते हैं, उनसे कुछ खास बातचीत करते हैं। मनीष मनोरंजन जी, सुधो समाचार की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत है। धन्यवाद। सभी सुधी दर्शकों को ढेर सारा धन्यवाद। मनीष मनोरंजन जी, मैं आपसे कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ, कुछ आपसे बात करना चाहता हूँ जी। पहला मेरा सवाल होगा कि पुष्पम प्रिया चौधरी की पार्टी द प्लूरल्स पार्टी से आपको टिकट कैसे मिला? देखिए, ये पुष्पम प्रिया चौधरी की पार्टी जो है प्लूरल्स पार्टी, इसका एक बहुत अच्छा टिकट देने का सिस्टम है। जैसे बाकी पार्टियां जो हैं पैसे लेकर टिकट देती हैं, यहाँ पे न तो आपको पैसे देना होता है और न पार्टी की तरफ से कोई आपको फंड मिलता है। यहाँ पे आपका एक इंटरव्यू होता है, व्यक्तिगत साक्षात्कार करके आपके व्यक्तित्व का परीक्षण किया जाता है कि कहीं आप पहले से किसी दूसरे पॉलिटिकल पार्टी में इधर उधर तो नहीं किए हुए हैं। मतलब यहाँ पे जो टिकट दिया जाता है ऐसे आदमी को जो कि बिल्कुल जेन्युइन आदमी हो, जिसका पहले से राजनीति से कोई बहुत ज़्यादा लेना देना नहीं है, और ऐसे व्यक्ति को इंटरव्यू लेके, जो एक बोर्ड है उनका, बोर्ड इंटरव्यू लेता है और फिर टिकट कन्फर्म किया जाता है। अच्छा, जैसे कि बताया जा रहा है कि बिहार में प्लूरल्स पार्टी एक बहुत अच्छी विकल्प बन के आई है, लेकिन प्लूरल्स पार्टी ही विकल्प क्यों, ऐसा क्यों हम लोग माने? सबसे पहले तो आप इस पोस्टर से ही समझ सकते हैं, जो ये पुष्पम प्रिया चौधरी की, ये आप देखिए सबसे ऊपर ही लिखा हुआ है न जाति न धर्म। आपको मैं दिखलाता हूँ जहाँ पे इन्होंने टिकट अलॉट किया है। यहाँ देखिए आपकी, यहाँ ये टिकट का इनका लिस्ट है, एकमा, जहाँ से मेरा नाम है मनीष मनोरंजन। यहाँ जाति और धर्म लिखा हुआ है। जाति में देखिए सभी लोग यहाँ पे बिहारी हैं ऊपर से नीचे तक। तो खास करके बिहार और यूपी का पॉलिटिक्स जो कि कास्टिज्म के लिए बदनाम है, खास करके बिहार के पॉलिटिक्स की हम बात करें तो यहाँ जब सब लोग बिहारी हैं, इसका मतलब उनका कोई जात जो है नहीं है। जातिवादी पॉलिटिक्स को एक तरह से ख़त्म करने की कोशिश इन्होंने की है। और भी बहुत सारे लोग हैं। पिछली बार 2015 एकमा विधानसभा का ये परिणाम है। चौथे नंबर पर यहाँ पे देखिए 5000 से ज़्यादा लोगों ने नोटा का ऑप्शन दबाया, यानी कि इनको ऊपर दिए हुए किसी भी विकल्प में से कोई जो है पसंद नहीं है, इनको एक नया विकल्प चाहिए था। तो मुझे लगता है कि प्लूरल्स पार्टी यहाँ पे एक अच्छा विकल्प साबित हो सकती है, क्योंकि ये इसकी राजनीति करने का जो तरीका है एक सिद्धांतवादी तरीका है। इसलिए प्लूरल्स पार्टी मेरी भी पसंद है और युवाओं में इसका क्रेज है। जी जी जी। अच्छा, राजनीति जन सेवा का माध्यम है कैसे? राजनीति के थ्रू आप सिस्टम में जाते हैं, क्योंकि सिस्टम से बाहर रह के आप बहुत कुछ नहीं कर सकते। फिर आप बाहर से धरना प्रदर्शन ये सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन अच्छे से अगर उसमें काम करना है तो फिर आपको सिस्टम में एंटर करना होगा। तो बिना राजनीति के हम जन सेवा कर सकते हैं, सही बात है, लेकिन जिसमें एक इस तरह का सेवा कि जिसमें इंक्लूसिवनेस हो, समावेश हो सब लोगों का, इसके लिए आपको सिस्टम में जाना है और वहाँ पे आपको राजनीति में एंट्री करनी है। जी जी जी। अच्छा, वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य में जी अगर रोल मॉडल की बात किया जाए तो आप अपना रोल मॉडल किसको मानते हैं? अभी तो वर्तमान में पुष्पम प्रिया चौधरी जी। ठीक। अच्छा, वर्तमान में युवाओं के लिए आप क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, युवाओं के लिए संदेश में ये देना चाहूँगा कि आप जो गंदी राजनीति वाले लोग हैं उनको जो आप अपना एक मॉडल बना लेते हैं, आदर्श बना देते हैं, मतलब थोड़े दिन के नाम के लिए आप क्या करते हैं कि उनको आदर्श बना के उनके पीछे पीछे जयकारा लगाते हैं, ये मत कीजिए। आप युवा हैं, बदलाव के वाहक हैं, आप सोचिए, आपको भगवान ने दिमाग दिया है और अपने लिए, आने वाली पीढ़ी के लिए, अपने जो पूर्वज हैं उनके लिए अच्छी राजनीति का चयन कीजिए। बिना दिमाग के अंधानुकरण किसी का, स्वामी विवेकानंद ने भी कहा है कि अंधे होके और किसी का पालन आप नहीं कीजिए, पहले अपने तर्क की कसौटी पे उसको कसिए। तो युवाओं से मेरा निवेदन है कि आज की राजनीति को आप तर्क के कसौटी पे कसिए, देखिए कि कौन आपके लिए है और किस तरह से बदलाव लाया जा सकता है। थोड़ा डेयर कीजिए और अच्छी राजनीति को प्रमोट कीजिए, यही मेरा युवाओं के लिए संदेश है। अच्छा, चुनाव जीतने के बाद आपकी प्राथमिकताएँ क्या क्या होंगी? पहली प्राथमिकता है, आज तक एकमा विधानसभा में सरकारी डिग्री कॉलेज नहीं, ग्रेजुएशन करना है। तो आज के 15 साल पहले मैं भी छपरा गया था ग्रेजुएशन करने के लिए। आज की पीढ़ी जो उसको भी अगर ग्रेजुएशन की पढ़ाई करनी है उसको छपरा या सीवान जाना पड़ता है। हाफिजपुर में कॉलेज है लेकिन वो पूरी तरह से सरकारी कॉलेज जो है नहीं है। तो सबसे पहले तो यहाँ एक डिग्री कॉलेज खुले।
स्पोर्ट्स की अगर हम बात करें, क्योंकि युवा जो हैं, आप देखते हैं जब भी ये खेलो इंडिया अभियान चल रहा था, इन सभी चीज़ में रैंकिंग देखिएगा बिहार काफ़ी नीचे। हरियाणा में देखिए वहाँ पे प्लेयर्स हैं। क्या बिहार की माटी कमज़ोर है? तो ये जो नए लड़के हैं, इनके लिए स्पोर्ट्स में कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए हम काम करेंगे, स्टेडियम हो, खेलकूद की व्यवस्था हो, इसके लिए। और तीसरा है कि युवाओं में जो एक अपराधीकरण आजकल बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, जो कि छोटे छोटे कोई जनप्रतिनिधि हैं उनको अपना रोल मॉडल बना के और वो भी उनके पीछे पीछे अपराध करने लगते हैं। इस चीज़ को रोकने के लिए हम कोशिश करेंगे। यही मेरी 3 प्राथमिकताएं हैं। अच्छा मनीष जी, जैसे कि हम लोग प्रत्येक इलेक्शन में देखते हैं जी कि सभी इलेक्शन का अपना अपना कुछ केंद्रीय एजेंडा हो जाता है। बिल्कुल। इस बार के इलेक्शन का केंद्रीय एजेंडा जो है रोजगार हो गया है। बिल्कुल। तो रोजगार के सवाल पे आपकी पार्टी का सोच और आपका क्या सोच हो सकता है? देखिए, रोजगार को लेके बिहार में थोड़ा सा लोगों का संकीर्ण ये है, विचार है। लोग जो सरकारी नौकरी है उसी को रोजगार समझते हैं, ठीक है। दोनों तरह से गलती है। एक तो आप सरकारी नौकरी को अगर रोजगार समझते हैं तो जो सरकार है उसको सरकारी जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम्स हैं, परीक्षाएं हैं, उनको नियत समय पे कराना चाहिए। आप देख रहे हैं बिहार में जो बिहार एसएससी है या फिर दूसरी सारी परीक्षाएं हैं, 4-4, 5-5 साल लग जाता है। जो प्रतिभागी हैं उनको कोर्ट जाना होता है, पुलिस से लाठीचार्ज का सामना करना पड़ता है। तो एक तो ये नियत समय पे होना चाहिए। सिस्टम में क्या है अभी कि परीक्षाएं लेट लेके युवाओं का कैरियर बर्बाद कर दिया जाता है। जब वो किसी लायक नहीं बच जाते फिर उनको छोड़ दिया जाता है। तो एक तो ये, अगर लड़के सरकारी नौकरी की तरफ उनका बहुत ज़्यादा रुझान है तो ये सारी सरकारी परीक्षाएं जो है, जितने भी गवर्नमेंट जॉब्स के लिए एग्जाम है, ये समय पे होना चाहिए। और दूसरा ये है कि अगर गवर्नमेंट जॉब के तरफ जो नहीं जाना चाहते हैं उनके लिए स्वरोजगार की व्यवस्था की जाए। आप देखते हैं केंद्र सरकार की बहुत सारी स्कीम्स भी चल रही हैं, मुद्रा स्कीम है या दूसरी सारी स्कीम है, लेकिन कहाँ यहाँ के युवा जागरूक हैं उसका लाभ उठाने के लिए? किस तरह का सपोर्ट? अभी लॉकडाउन में पैकेज वगैरह की घोषणा की गई, लेकिन कितने युवा हैं जो कह देंगे हमको उस पैकेज का लाभ मिला है। 10-10 हज़ार रुपये रेहड़ी पटरी वाले लोग जो हैं, जो स्वरोजगार करते हैं, उनके लिए ये व्यवस्था की गई है, लेकिन कितने लोग हैं जिनको वो फायदा मिला? तो ये सारा कुछ जो है सिर्फ कागज पे है और बाई माउथ है, बस बोल देना है केवल। इसको हम चाहेंगे कि प्रैक्टिकल में लाया जाए और रोजगार की व्यवस्था जो है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट और गवर्नमेंट एग्जाम दोनों तय समय पे और एक अच्छे तरीके से कराया जाए, ताकि रोजगार की समस्या जो है वो दूर हो पाए। अच्छा, जैसे कि सभी पॉलिटिकल पार्टियां, यहाँ तक कि आपकी पॉलिटिकल पार्टी कृषि पर और किसानों पर ज़्यादा फोकस कर रही जी है। बिल्कुल। तो कृषि पर और किसानों पर आप लोगों का क्या विचार है? देखिए, कृषि जो है भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ कही जाती है। इकोनॉमिक में 3 सेक्टर होते हैं, प्राइमरी जिसमें एग्रीकल्चर होता है, सेकेंडरी जिसमें मैन्युफैक्चरिंग आता है, और टर्शियरी सर्विस सेक्टर जिसमें डॉक्टर, वकील, बैंक, इंश्योरेंस, ये सारा कुछ आता है। लेकिन हमारे यहाँ के जो अधिकतर लोग हैं, हमारे यहाँ जो एक बेरोजगारी पाई जाती है, इसको हम डिसगिज्ड अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं, छिपी हुई बेरोजगारी, हम इसको परछन बेरोजगारी कहते हैं। इसमें क्या होता है, इस सामने वाला लगेगा कि काम कर रहा है, लेकिन उसकी जो प्रोडक्टिविटी होती है वो 0 होती है। उसका अगर वो काम छोड़ भी दे तो रिजल्ट पे कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग कृषि में इंडल गए, और इसीलिए कृषि पे फोकस करना हमारी मजबूरी होती है। तो हमारे पार्टी के मैनिफेस्टो में कृषि को उद्योग का दर्जा दिया हुआ। आखिर बिहार के ही लोग, हरियाणा में अगर कोई किसान है, उसके यहाँ जाकर लेबर का काम करते हैं। उतना मेहनत अगर अपने ज़मीन पे किया जाए, सरकार की तरफ से समर्थन मिले, सपोर्ट मिले, तो कृषि से यहाँ के लोगों की एक अच्छी खासी कमाई हो सकती है। साथ साथ पशुपालन वगैरह भी हो, तो रोजगार का, घर घर रोजगार का एक नया आयाम जो है वो जोड़ा जा सकता है। इसीलिए हमारी पार्टी ने भी कृषि पे फोकस किया हुआ है। मनीष जी, वर्तमान के राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में आपकी पार्टी का 3 फेज में, जैसे इलेक्शन हो रहा है जी, आपके पार्टी के लिए कोई एक निश्चित सिंबल अलॉट नहीं किया गया, अलग अलग फेज के लिए अलग अलग सिंबल अलॉट किया गया। आप लोगों को, जैसे आप दूसरी फेज में हैं, तो आपके लिए कौन सा चुनाव चिन्ह अलॉट किया गया है? देखिए, चूंकि प्लूरल्स पार्टी जो है पुष्पम प्रिया चौधरी की, इसको कई तरीके से परेशान करने की कोशिश की गई। पार्टी रजिस्टर्ड कर ली गई, लेकिन इसका सिंबल रजिस्टर्ड नहीं हुआ। तो बहुत सारा कुछ जो है इसका इंडिपेंडेंट कैंडिडेट की तरह हो जा रहा है। तो अभी जो सिंबल अलॉट किया गया, प्लूरल्स पार्टी के जो भी कैंडिडेट्स हैं उनको चेस, शतरंज सिंबल अलॉट किया गया है। और यहाँ एकमा विधानसभा में ये क्रम संख्या 7 नंबर पे शतरंज का सिंबल है, और यही प्लूरल्स का सिंबल है। ठीक है, तो मैं मतदाताओं से ये निवेदन करूँगा कि आप विचार कीजिए, सोचिए, और अगर पुष्पम प्रिया चौधरी की आइडियोलॉजी, उनकी पार्टी, उनका विचार अच्छा लगता है, क्योंकि राजनीति में एक ये हम एक तरह से कहें तो ये इनोवेशन है, नया एक तरीका है। तो अगर आपको अच्छा लगे तो काइंडली निवेदन है कि आप ये शतरंज छाप जो है 7 नंबर पे ईवीएम के सामने आप बटन दबाएं और पुष्पम प्रिया चौधरी का
सहयोग करें, एकमा की राजनीति, बिहार की राजनीति को बदलने का प्रयास करें, उसके लिए साहस करें, क्योंकि बदलाव जो है बिना साहस के, बिना डेयर के नहीं आ सकता है। अगर आप धारा में बह जाते हैं, वैसे भी जो हमारी राजनीति है इसको वेव पॉलिटिक्स कहते हैं, लहर की राजनीति। लहर की राजनीति में क्या होता है कि लोग जो जीतते हैं फिर वो आप पे ध्यान नहीं दे पाते हैं, और आप फिर क्या करते हैं कि अगले 5 सालों तक उनको गाली देते रह जाते हैं। तो आप गाली भी दीजिएगा और बदलाव के लिए तैयार भी नहीं होइएगा। तो ऐसे सिचुएशन में आप ही बताइए कि समाधान क्या है। तो आप सभी जो मतदाता इस चैनल को देख रहे हैं उनसे निवेदन होगा कि बदलाव के लिए कोशिश किया जाए, और ये जो शतरंज का निशान है 7 नंबर पे इस पे बटन दबाया जाए। धन्यवाद। धन्यवाद आपको।